अगेन नमस्कार एंड प्रणाम टू ऑल ऑफ यू। सो अभी जो हमारा सेशन चल रहा है CCS कंडक्ट रूल्स के ऊपर चल रहा है, तो ऑलरेडी फास्ट पार्ट में डिस्कस कर चुका हूँ। मैं बोल चुका हूँ अराउंड 70 क्वेश्चंस आई विल डिस्कस रिलेटेड टू कंडक्ट रूल्स। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सो अभी तो एग्ज़ाम है NVS का और दिल्ली बोर्ड का वाइस प्रिंसिपल एग्ज़ाम है, तो और कोई भी ऑफिशियल बेसिकली डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट पार्ट में मैं 25 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुका हूँ। अगेन इन सेकेंड पार्ट टुडे आई विल डिस्कस अनदर 25 क्वेश्चंस। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वन। सो प्लीज़ माय फ्रेंड्स subscribe my channel, like my channel and comment my channel. So your comment is very important one. So my friends, if you subscribe my channel then you can get notification for my upcoming videos only for you. Just I am trying. So कोई भी एरिया में आप ऐसा कुछ शॉर्टकमिंग्स और ऐसा कुछ लैकुना डिटेक्ट करते हो, प्लीज़ फॉरगिव मी बिकॉज इट इज़ वेरी हार्ड वर्किंग वन. So you should not demoralize the person who is preparing all this. कोई भी ह्यूमन बीइंग का एरर तो होता रहता है. तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम इसको रेक्टिफाई करेंगे. तो चलो आज 25 क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं पार्ट 2 का. लेकिन अनदर बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होगा 25 क्वेश्चंस. चलो हम शुरू करते हैं. क्वेश्चन नंबर 26 देख लीजिए कि CCS कंडक्ट रूल स्टिपुलेट्स प्रायर परमिशन और इंटीमेशन for accepting employment in foreign organization by close relative of the government servant. Name the foreign organization from the following categories. तो यहाँ पर जो दिया है, यदि क्लियरली मेंशन है CCS conduct rule stipulates prior permission or intimation for accepting employment in foreign organization by close relative. यदि गवर्नमेंट सर्वेंट का कोई क्लोज रिलेटिव को कोई फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन में जॉब मिलता है तो उस केस में परमिशन और इंटीमेशन का ज़रूरत है. परमिशन लेना है, अदरवाइज इंटीमेट करना है. ये यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है. यदि आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी क्लोज रिलेटिव ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट. ओके, ये आप देख लीजिए. बेसिकली प्राइवेट ट्रेड एंड एम्प्लॉयमेंट सेक्शन 15 देख लीजिए. जो सेक्शन 15 है बेसिकली कंडक्ट रूल का, उसमें क्लियरली मेंशन है. ओके, उसमें क्लियरली मेंशन है यदि कोई गवर्नमेंट सर्वेंट का क्लोज रिलेटिव वो फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करता है तब गवर्नमेंट से प्रायर परमिशन लेना पड़ेगा, अदरवाइज इंटीमेट करना पड़ेगा. ठीक है. तो यहाँ पर फॉरेन बेसिकली क्वेश्चन पूछा है. इसमें जो ऑप्शंस है, इसमें नेम द फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन. इसमें हम फॉरेन ऑर्गेनाइजेशंस को डिटेक्ट करेंगे. ओके, फ्रॉम द फॉलोइंग कैटेगरीज. ठीक है. तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस है. कंपनी which is not a subsidiary of foreign company. ओके, ये तो फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा. जो कंपनीज एक्ट 1956 है, जो कंपनी फॉरेन कंपनी का सब्सिडियरी नहीं है उसको हम फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन हम नहीं बोल सकते. इसको हम फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन नहीं बोलेंगे क्योंकि ये इसमें क्लियरली मेंशन है ये कंपनी which is not a subsidiary. यदि फॉरेन कंपनी का सब्सिडियरी होगा वो कंपनी को हम फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन, ओके, फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन के आकर में डिक्लेयर करेंगे. मगर ये सब्सिडियरी नहीं है तो इसको हम फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन नहीं बोल सकते. नेक्स्ट वन, ए कॉर्पोरेशन नॉट बीइंग ए फॉरेन कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन टेरिटोरी के अंदर है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत बार आता है. यहाँ पर ट्रिक क्या है आप देख लीजिए. कोई भी ये कॉर्पोरेशन नॉट बीइंग ए फॉरेन कंपनी, तो ऐसा कोई कॉर्पोरेशन वो फॉरेन कंपनी नहीं है मगर वो फॉरेन टेरिटोरी में वो फंक्शन करता है. यदि फॉरेन टेरिटोरी में वो फंक्शन करता है तब हम उसको फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसी को आपको टारगेट करना है, टेरिटोरी को देखना है. वो दिया है क्लियरली, देखिए, ये कॉर्पोरेशन नॉट बीइंग ए फॉरेन कंपनी. वो कॉर्पोरेशन को हम फॉरेन कंपनी नहीं बोल सकते मगर वो फंक्शन कहाँ पर कर रहा है, फॉरेन टेरिटोरी में, तब वो एक्चुअली फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन में आ गया. यही आंसर होगा. समझ में आ रहा है? तो आप मान लीजिए आंसर बी होगा. अभी और 2 ऑप्शन हम देखेंगे. ए कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट इन विच लेस देन 1/2 ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ इट्स शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय ए गवर्नमेंट ऑफ फॉरेन कंट्री. ओके, कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट इन विच लेस देन नहीं, यदि मोर देन हाफ ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ इट्स शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ फॉरेन कंट्री. यदि गवर्नमेंट ऑफ फॉरेन कंट्री जिस कंपनी में मोर देन हाफ ऑफ द नॉमिनल वैल्यू का शेयर कैपिटल है उसको हम फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे. मगर यहाँ पर लेस देन दिया है. यहाँ पर लेस देन हाफ ऑफ द नॉमिनल वैल्यू मीन्स वो फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन में नहीं जाएगा. यदि लेस देन मोर देन होता तो होता.
फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन में होता है, उसको थोड़ा याद रखिए, ठीक है। एनी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ नॉट इनकॉर्पोरेटेड इन ए फॉरेन कंट्री, कोई भी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन आप ले लीजिए, वो फॉरेन कंट्री में फंक्शन नहीं कर रहा है। कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ नॉट इनकॉर्पोरेटेड इन ए फॉरेन कंट्री। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है, क्योंकि ऑप्शन बी में क्लियरली मेंशन है कि वो कॉर्पोरेशन तो बेसिकली वो फॉरेन कंपनी नहीं है, मगर वो फॉरेन टेरिटरी में फंक्शन कर रहा है। तो वो कंपनी फॉरेन टेरिटरी में फंक्शन कर रहा है मीन्स वो चला जाएगा फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो है बेसिकली कंपनीज एक्ट 1956 में क्लियरली डिफाइन है। तो ये जो होगा आंसर बिट बी होगा। ए कॉर्पोरेशन नॉट बीइंग ए फॉरेन कंपनी, ओके, इनकॉर्पोरेटेड इन ए फॉरेन टेरिटरी, ओके। यही होगा, ये जो आंसर होगा बिट बी होगा। ए कॉर्पोरेशन नॉट बीइंग ए फॉरेन कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन ए फॉरेन टेरिटरी, आंसर बिट बी होगा। तो ये आप फॉरेन टेरिटरी को फोकस करेंगे, ओके, इनकॉर्पोरेटेड इन ए फॉरेन टेरिटरी को फोकस करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 27 को चलेंगे। व्हिच कमिटीज रिकमेंडेशन हैज गिवन फ्रीडम टू ऑफिसर्स टू एक्सप्रेस देयर डिफरिंग व्यूज। तो ऐसा कौन सा कमिटी है जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स को फ्रीडम दिया है कि आपका व्यू डिफर हो सकता है, कोई ऑफिशियल मैटर में आप व्यू दे सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपका व्यू यूनिफॉर्म होना चाहिए, आपका व्यू डिफर हो सकता है कोई ऑफिशियल मैटर में। तो ऐसा कौन सा कमिटी उसको रिकमेंड किया था? होता कमिटी रिकमेंडेशन, एस्टिमेट्स कमिटी रिकमेंडेशन, विजिलेंस कमिटी, रिव्यू कमिटी। आप देखिए आंसर बिट बी है, जो एस्टिमेट कमिटी रिकमेंडेशन। एस्टिमेट्स कमिटी रिकमेंडेशन से ये है कि ऑफिसर्स को फ्रीडम दे दिया गया कि उनका जो ऑफिशियल मैटर के ऊपर जो भी एक्सप्रेस करेंगे उनका मैटर डिफर हो सकता है, उनका व्यू डिफर हो सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आंसर बिट बी होगा, एस्टिमेट्स कमिटी रिकमेंडेशन। ये बहुत बार आया है। क्वेश्चन नंबर 28 को चलेंगे, बहुत ईजी है। कोट्स द रूल्स अंडर व्हिच द प्रोविजंस ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वर्किंग वुमेन। आप सेक्शन 3C देख लीजिए, ओके। आप CCS कंडक्ट रूल्स 1964 रूल 3C देख लीजिए, इट इज रिलेटेड सेक्सुअल हरासमेंट के ऊपर है, प्रोहिबिशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वर्किंग वुमेन। तो आंसर बिट सी हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 को चलेंगे। वेदर परमिशन इज नेसेसरी फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर गेटिंग टेम्पोररी लोन्स ऑफ स्मॉल अमाउंट्स फ्री ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम पर्सनल फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स बाय गवर्नमेंट सर्वेंट। यहाँ पर है, आप देखिए एक सेक्शन में बोलता हूँ, सेक्शन 16 बोरोइंग लेंडिंग इन्वेस्टमेंट के ऊपर है, बोरोइंग लेंडिंग इन्वेस्टमेंट के ऊपर है सेक्शन 16 में। इसमें क्लियरली इन्फॉर्म किया गया है, आप कभी भी टेम्पोररी लोन लेते हो एक स्मॉल अमाउंट का, टेम्पोररी लोन लेते हो स्मॉल अमाउंट का, इंटरेस्ट फ्री होगा फ्रॉम पर्सनल फ्रेंड्स। कोई स्मॉल अमाउंट आप लोन ले रहे हो फ्रेंड से, वो भी फ्री ऑफ इंटरेस्ट है, कि कोई रिलेटिव से ले रहे हो वो फ्री ऑफ इंटरेस्ट है, तो उसमें कोई परमिशन का जरूरत नहीं है। वेदर परमिशन इज नेसेसरी, यहाँ पर परमिशन का जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर याद रखना है, आप एक छोटा अमाउंट आपका कोई रिलेटिव से, कोई फ्रेंड से आप लेते हो और फ्री ऑफ इंटरेस्ट में, तो इस केस में एक्चुअली परमिशन का जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर आंसर सी होगा, नो सैंक्शन और परमिशन इज नेसेसरी केस में। यदि आप एक बड़ा अमाउंट ले रहे हो और रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो, तब उसमें परमिशन का जरूरत है। मगर यहाँ पर क्या दिया, आप फ्रेंड्स रिलेटिव से ले रहे हो एक स्मॉल अमाउंट, वो भी फ्री ऑफ इंटरेस्ट से, तो उसमें कोई परमिशन का जरूरत नहीं है। वेदर वो पूछा है, वेदर परमिशन इज नेसेसरी, नो सैंक्शन और परमिशन इज नेसेसरी, ठीक है। आंसर इज बिट सी होगा। आप सेक्शन, कौन सा सेक्शन देख लीजिए, आप सेक्शन 16 देख लीजिए, लेंडिंग बोरोइंग एंड इन्वेस्टमेंट के ऊपर है, ओके। चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑल गवर्नमेंट सर्वेंट्स इफ क्यूमुलेटिव ट्रांजैक्शंस दैट इज द सेल परचेज और बोथ इन शेयर सिक्योरिटीज डिवेंचर्स और म्यूचुअल फंड्स एटसेट्रा इन ए ईयर एक्सीड्स, ये आप आ जाइए अगेन सेक्शन 18 को आ जाइए, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर है। यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि आपका पर आनम ईयरली यदि कोई भी ट्रांजैक्शंस, चाहे आप सेल कर रहे हो, शेयर्स डिवेंचर्स को सेल कर रहे हो, कि परचेज कर रहे हो, कि कोई म्यूचुअल फंड को सेल कर रहे हो, परचेज कर रहे हो, तो कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो, उसका क्यूमुलेटिव ट्रांजैक्शंस जो लिमिट है
इन ए ईयर एक्सीड्स डैश, तो तब आपको गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑल गवर्नमेंट सर्वेंट्स इफ क्यूमुलेटिव ट्रांजैक्शंस जो दिया है सेल परचेज और बोथ इन शेयर सिक्योरिटीज डिवेंचर्स और म्यूचुअल फंड एटसेट्रा इन ईयर एक्सीड्स, आपको गवर्नमेंट का परमिशन लेना है, अदरवाइज गवर्नमेंट का सैंक्शन चाहिए। यहाँ पर याद रखिए आंसर बीट ए है, 6 मंथ्स बेसिक पे ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट। यदि पूरा टोटल क्यूमुलेटिव ट्रांजैक्शंस चाहे सेलिंग परचेज, ये जो शेयर्स बॉन्ड्स म्यूचुअल फंड्स के ऊपर है, यदि आपका बेसिक जो 6 मंथ्स बेसिक पे, आपका बेसिक पे का इंटू 6 कर दीजिए, यदि उस अमाउंट से ज़्यादा होगा तब आपको परमिशन लेना पड़ेगा और गवर्नमेंट को इंटीमेट करना पड़ेगा। ओके, वहाँ पर परमिशन का जरूरत है। और आपका क्यूमुलेटिव ट्रांजैक्शन 6 मंथ्स बेसिक पे से कम होगा तो वहाँ पर कोई परमिशन और इट मीन्स सैंक्शन का जरूरत नहीं है, ये याद रखिए। यहाँ पर दिया है क्यूमुलेटिव, बहुत इंपॉर्टेंट है क्यूमुलेटिव, ये बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन। ठीक है, तो 6 मंथ्स बेसिक पे ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट, यदि क्यूमुलेटिव ट्रांजैक्शंस इफ इट इज मोर देन 6 मंथ्स बेसिक पे ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट, then definitely in this case prior permission must be required और sanction must be required। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 31 को चलेंगे। रूल डैश ऑफ सीसीएस कंडक्ट रूल स्पीक्स अबाउट इंसॉल्वेंसी एंड हैबिचुअल इंडेप्टेडनेस। आप सेक्शन 17 देख लीजिए। सेक्शन 16 क्या है, लेंडिंग बोरोइंग एंड इन्वेस्टमेंट के ऊपर है। सेक्शन 16 में इंसॉल्वेंसी एंड हैबिचुअल इंडेप्टेडनेस केस में यदि कोई गवर्नमेंट सर्वेंट इंसॉल्वेंट हो चुका है और हैबिचुअल ऋणग्रस्त है तो उसके ऊपर कार्रवाई होगा, डिसिप्लिनरी एक्शन होगा। तो ये जो है सेक्शन 17 में है। आंसर आपको मिल गया सेक्शन बी, आंसर बी इज बिट बी। हो गया क्वेश्चन नंबर 31। चलो क्वेश्चन नंबर 32 को चलेंगे। विच इज द नोडल मिनिस्ट्री रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज एंड फ्रेमिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस रिलेटिंग टू सर्विस कंडीशंस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट्स। तो इस केस में क्या है, जो फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज एंड फ्रेमिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस, ये कौन सा नोडल मिनिस्ट्री है, ये बहुत इजी है। सर्विस रिलेटिंग टू सर्विस कंडीशंस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट्स, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। एक्चुअली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है ये नोडल मिनिस्ट्री है, रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज एंड फ्रेमिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस रिलेटिंग टू सर्विस कंडीशंस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आंसर क्या हो गया, बिट डी हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 33 को चलेंगे। कैन गवर्नमेंट सर्वेंट मैरी ए पर्सन ऑफ नेशनलिटी अदर देन इंडिया। इसको बोलता हूँ, आप कोई फॉरेन नेशनल को आप मैरिज कर रहे हो, कर सकते हो, मगर आपको इंटीमेट करना है गवर्नमेंट को। ठीक है, तो वही दिया है, कैन ए गवर्नमेंट सर्वेंट मैरी ए पर्सन ऑफ नेशनलिटी अदर देन इंडिया। हाँ, आप मैरी कर सकते हो, मगर आपको वो फैक्ट को इन्फॉर्म करना है, इंटीमेट करना है गवर्नमेंट को। आप देख लीजिए कहाँ पर आंसर होगा, मस्ट इंटीमेट टू द फैक्ट टू द गवर्नमेंट। तो ये होगा आंसर इज बिट सी। ऐसा नहीं है कि मैं मैरिज करोगे मगर आपको इंटीमेट करना है, आंसर इज बिट सी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैरिज के ऊपर आपको सेक्शन भी बता देता हूँ। मैरिज के ऊपर जो सेक्शन है वो सेक्शन 21 में है। आप देख लीजिए सीसीएस कंडक्ट रूल्स 1964 सेक्शन 21 देख लीजिए, ये यहाँ पर मैरिज के ऊपर है। और यहाँ पर क्लियरली मेंशन है, यदि कोई गवर्नमेंट सर्वेंट फॉरेन नेशनल को मैरिज करता है तब उसको गवर्नमेंट को इंटीमेट करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 34 को चलेंगे। व्हाट एक्शन इज टू बी टेकन अगेंस्ट द सर्विस एसोसिएशंस पासिंग रेजोल्यूशंस ऑन इश्यूज व्हिच इन्वॉल्व वायोलेशन ऑफ रूल बाय द इंडिविजुअल एम्प्लॉय। तो यहाँ पर दिया है कि व्हिच एक्शन इज टू बी टेकन अगेंस्ट द सर्विस एसोसिएशंस पासिंग रेजोल्यूशंस ऑन इश्यूज व्हिच इन्वॉल्व वायोलेशन ऑफ रूल बाय द इंडिविजुअल एम्प्लॉय। यहाँ पर डिसिप्लिनरी एक्शन होगा डेफिनेटली। यहाँ पर जो है नो एक्शन टू बी टेकन, रिटन वार्निंग टू बी इशूड, ओरल वार्निंग नो, ये सब नहीं है, डिसिप्लिनरी एक्शन होगा यहाँ पर। आंसर बिट सी होगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सर्विस मैटर आप सेक्शन 6 देख लीजिए, एसोसिएशंस के ऊपर जो है सेक्शन 6 में है। सीसीएस कंडक्ट रूल्स 1964 सेक्शन 6 में है, क्लियरली ये मेंशन है, अब देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर डिसिप्लिनरी एक्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 35 को चलेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ए ग्रुप बी एम्प्लॉई कैन एक्सेप्ट गिफ्ट फ्रॉम हिज रिलेटिव्स और फ्रेंड्स ऑन द ओकेजन। ये सब ओकेजन, वेडिंग, मैरिज, एनिवर्सरी, इन रिलीजियस फंक्शन। तो ये आप देख लीजिए। बेसिकली मैं बता देता हूँ क्लियरली, बेसिकली गिफ्ट रिलेटेड मैटर है। आप सेक्शन 13 देख लीजिए, आप सेक्शन 13 देख लीजिए। ये जो ओकेजन है सेक्शन 13 का, आप सेक्शन देख लीजिए, डबल आई सब सेक्शन क्या होगा,
सबसेक्शन डबल आई, क्योंकि जो बीट आई है, जो सबसेक्शन आई है उसमें गिफ्ट को डिफाइन किया गया है, और जो सेक्शन 13 सबसेक्शन डबल आई है उसमें क्लियरली मेंशन है इसी ये जो ऑकेजन से, चाहे वेडिंग, मैरिज एनिवर्सरी, रिलीजियस फंक्शन, यदि आप फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और फ्रेंड्स से आप गिफ्ट रिसीव कर रहे हो तो उसका वैल्यू एक पर्टिकुलर अमाउंट से एक्सीड होगा तो आपको इंटीमेशन देना पड़ेगा। आप यहाँ पर याद रखिए, ग्रुप ए बी के लिए आप जो यहाँ पर जो गिफ्ट, थोड़ा और अच्छे से बता देता हूँ, बेसिकली ग्रुप ए के लिए अप टू 25,000, यदि गिफ्ट का वैल्यू अप टू 25,000 होगा, ओकेजन समझ में आ गया, वेडिंग, मैरिज एनिवर्सरी, ठीक है, कोई रिलीजियस फंक्शन, आप कोई रिलेटिव्स और फ्रेंड्स से आप गिफ्ट रिसीव कर रहे हो, उसका वैल्यू अप टू 25,000 ग्रुप ए ऑफिसर के लिए, यहाँ पर कोई इंटीमेशन का ज़रूरत नहीं है। बी के लिए 15,000, अप टू 15,000 कोई इंटीमेशन का ज़रूरत नहीं है, इससे सब ज़्यादा होगा तो इंटीमेशन चाहिए। और ग्रुप सी के लिए 7,500, ठीक है, इससे ज़्यादा अमाउंट होगा गिफ्ट का वैल्यू तब इंटीमेशन का ज़रूरत है। तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा है, ग्रुप बी, ओके, ग्रुप बी, तो यहाँ पर दिया है इफ द वैल्यू ऑफ सच गिफ्ट डज नॉट एक्सीड, तो यहाँ पर डज नॉट एक्सीड कितना, 15,000, 15,000 से ज़्यादा हो जाएगा ग्रुप बी ऑफिसर के लिए, ये सब ऑकेजन याद रखना है, ओके, इससे ज़्यादा होगा गिफ्ट का वैल्यू तो गवर्नमेंट को इंटीमेट करना पड़ेगा। अच्छा, ये जो दिया है कौन सा सेक्शन में बताया, सेक्शन 13, ओके, डबल आई, सब सेक्शन डबल आई में क्लियरली मेंशन है, ये सेक्शन को भी याद रखना है, राइट। 36 को चलेंगे, व्हाट इज द लिमिट फॉर ए गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज ए मेंबर ऑफ द इंडियन डेलीगेशन टू रिसीव मनी एज गिफ्ट फ्रॉम द फॉरेन डिग्निटरीज ऑन वन ओकेजन। यदि लिमिट क्या है, यदि गवर्नमेंट सर्वेंट एक मेंबर है इंडियन डेलीगेशन का, कोई रिसीव कर रहा है टू रिसीव मनी एज गिफ्ट, ओके, फ्रॉम द फॉरेन डिग्निटरीज ऑन वन ओकेजन, तो वो लिमिट क्या है, ओके, व्हाट इज द लिमिट फॉर ए गवर्नमेंट सर्वेंट। तो लिमिट क्या होगा, यहाँ पर बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये आंसर बिट ए है, आज पर द प्रोविजंस ऑफ द फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्टेंस और रिटेंशन ऑफ गिफ्ट्स और प्रेजेंटेशन रूल्स 2012, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी में क्लियरली मेंशन है लिमिट, ओके, एज पर प्रोविजंस ऑफ द फॉरेन कंट्रीब्यूशंस एक्सेप्टेंस और रिटेंशन ऑफ गिफ्ट्स और प्रेजेंटेशन रूल्स 2012, ठीक है, आंसर इज बिट ए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37, हु इज कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू डिसाइड whether the activities of an association attract the provision of rule 6 of CCS conduct rules। who is the competent authority, यहाँ पर competent authority कौन है, to decide whether the activities of an association attract the, अच्छा यहाँ पर क्या है, competent authority कौन है कि जो एसोसिएशन का जो एक्टिविटीज़ है वो प्रोविजन ऑफ रूल 6 ऑफ CCS कंडक्ट रूल्स में आएगा। यहाँ पर जो अथॉरिटी कौन है, अथॉरिटी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, HOD है, ओके। तो हु इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू डिसाइड वेदर द एक्टिविटीज ऑफ एन एसोसिएशन अट्रैक्ट द प्रोविजन ऑफ रूल 6 ऑफ CCS कंडक्ट रूल्स, और यहाँ पर जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगा हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होगा, वो एक्टिविटीज़ को देखेंगे एसोसिएशन का क्या कोई रूल को वायोलेट किया है। यदि सेक्शन सी में सेक्शन रूल 6 जो है, बेसिकली मैं बताया था रूल 6 जो है CCS कंडक्ट रूल का, वो बेसिकली एसोसिएशन के ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, आंसर इज बिट बी। चलो क्वेश्चन नंबर 38 को चलेंगे, वेदर पार्टिसिपेशन इन ऑक्शन, यहाँ पर ऑक्शन एंड बिडिंग आ गया बाय गवर्नमेंट सर्वेंट इज अलाउड व्हेन द ऑक्शन इज कंडक्टेड बाय हिज ओन ऑफिस। नो, यदि जो गवर्नमेंट ऑफिसर का ओन ऑफिस में ऑक्शन बिडिंग हो रहा है तब वहाँ पर वो गवर्नमेंट ऑफिसर उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, इसको आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्वेश्चन यही पूछा है कि बेसिकली गवर्नमेंट सर्वेंट उसका ऑफिस में कोई ऑक्शन एंड बिडिंग चल रहा है, क्या वो पार्टिसिपेट कर सकता है। तो वही क्वेश्चन, वेदर पार्टिसिपेशन इन ऑक्शन एंड बिडिंग बाय गवर्नमेंट सर्वेंट इज अलाउड व्हेन द ऑक्शन इज कंडक्टेड बाय हिज ओन ऑफिसर मिनिस्ट्री, ये प्रोहिबिटेड है। खुद का ऑफिस में ऑक्शन बिडिंग चल रहा है, वहाँ पर गवर्नमेंट सर्वेंट पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, प्रोहिबिशन है, तो आंसर इज बिट बी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आया है। चलो क्वेश्चन नंबर 39 को चलेंगे, व्हाट इज द अपर मॉनेटरी लिमिट ऑफ ट्रांजैक्शन इन शेयर्स और डिवेंचर्स इन ए कैलेंडर ईयर
फॉर प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉय टू द प्रेस्क्राइब अथॉरिटी, हमको इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा। क्या ऐसा मॉनेटरी लिमिट, अपर मॉनेटरी लिमिट ऑफ ट्रांजैक्शन किसमें, शेयर्स डिबेंचर्स के ऊपर है। मैं अभी बताया था, यदि क्यूमुलेटिव ट्रांजैक्शन शेयर्स डिबेंचर्स म्यूचुअल फंड, चाहे आप खरीदो चाहे आप बेचो, चाहे आप परचेज करो कि सेल करो, यदि क्यूमुलेटिव ट्रांजैक्शंस का वैल्यू मोर देन 6 मंथ्स बेसिक पे, मोर देन 6 मंथ्स बेसिक पे, मोर देन 6 मंथ्स बेसिक पे होगा, तब हमको इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। यदि वो लेस देन 6 मंथ्स बेसिक पे, कोई इंफॉर्मेशन का जरूरत नहीं है। अभी आपको आंसर मिल गया। तो यहाँ पर जो आंसर है बीट ए है, इफ द टोटल ट्रांजैक्शन एक्सीड 6 मंथ्स बेसिक पे। ठीक है, यदि टोटल ट्रांजैक्शन होगा शेयर्स डिबेंचर्स, ओके, म्यूचुअल फंड, चाहे आप खरीदो कि बेचो, यदि वो 6 मंथ्स बेसिक पे से ज़्यादा होगा ईयरली, तब क्या करना पड़ेगा, इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा। जो प्रॉपर्टी इन्फॉर्मेशन होता है ना, उसमें देना पड़ेगा। प्रॉपर्टी इन्फॉर्मेशन हम ईयरली देते हैं जनवरी 31 के अंदर, ठीक है, दिसंबर 31 तक जो भी ट्रांजैक्शन है हम जनवरी 31 के अंदर हम इन्फॉर्मेशन देंगे। तो यदि इट एक्सीड 6 मंथ्स बेसिक पे ट्रांजैक्शन होगा तो शेयर डिबेंचर्स के ऊपर हमको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, यदि इससे कम है इन्फॉर्म नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 40 को चलेंगे। व्हाट एक्शन इज टू बी टेकन इन रेस्पेक्ट ऑफ एनोनिमस कंप्लेंट, जो कंप्लेंट आया है उसका कोई आधार नहीं है, जो भी कंप्लेंट आया है उसका कोई आधार नहीं है, तो इसमें कोई एक्शन नहीं होगा। तो एनोनिमस कंप्लेंट, आपको एनोनिमस कंप्लेंट मींस नो एक्शन, नो एक्शन, तो हो गया आंसर बीट है। ये ट्रिक में याद रखिए, एनोनिमस कंप्लेंट इसमें कोई आधार नहीं है, कोई बेस नहीं है, तो नो एक्शन इज रिक्वायर्ड टू बी टेकन, आंसर इज बीट ए। क्वेश्चन नंबर 41 को चलेंगे। ए ग्रुप बी ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट वाज वर्किंग फॉर ए चैरिटेबल ट्रस्ट। ए ग्रुप बी ऑफिसर वो चैरिटेबल ट्रस्ट में काम कर रहा है एज ए पार्ट टाइम अकाउंटेंट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ट्रू? यदि इफ इट वाज ए ऑनररी वर्क, नो प्रीवियस सैंक्शन इज नेसेसरी, प्रीवियस सैंक्शन इज नेसेसरी इवन फॉर ऑनररी वर्क, ही कैन नॉट इन्वॉल्व इन एनी पार्ट टाइम वर्क, ही कैन अंडरटेक एनी पार्ट टाइम जॉब। यहाँ पर याद रखिए, आप कोई चैरिटेबल ट्रस्ट में काम कर रहे हो, ओके, बेसिकली वो एक ऑनररी वर्क है, आप चैरिटेबल ट्रस्ट में काम कर रहे हो, ओके, बियॉन्ड द वर्किंग आवर्स, बियॉन्ड द ऑफिशियल आवर्स आप कोई चैरिटेबल ट्रस्ट में काम कर रहे हो, कोई फी नहीं लेते हो, ओके, वो एक क्या है, ऑनररी वर्क है, इसके लिए कोई फी आप नहीं लेते हो, चैरिटेबल ट्रस्ट में काम कर रहे हो, तो उसमें कोई नो प्रीवियस, कोई सैंक्शन का जरूरत नहीं, नो प्रीवियस सैंक्शन इज नेसेसरी। ए सेंटेंस ट्रू है, आंसर इज बीट ए। यदि वो चैरिटेबल वर्क है, बियॉन्ड ऑफ ऑफिशियल आवर, आप चैरिटेबल ट्रस्ट में काम कर रहे हो और एक वो आप फी नहीं लेते हो, ऑनररी वर्क हो गया, तो वहां पर कोई नो प्रीवियस सैंक्शन इज नेसेसरी, आंसर इज बीट ए, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 42 को चलेंगे। नेम द एक्ट, कंडक्ट एंड कमीशन ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट व्हिच अमाउंट्स टू मिसकंडक्ट। यहाँ पर हम डिटेक्ट करेंगे बेसिकली मिसकंडक्ट। यहाँ पर 4 एक्टिविटीज दिया गया है, आप कौन सा एक्टिविटी यहाँ पर मिसकंडक्ट में जाएगा? रेंडरिंग प्रॉम्प्ट एंड कॉर्टियस सर्विस टू द पब्लिक, ये तो नहीं जाएगा, ये तो मिसकंडक्ट में नहीं जाएगा। एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द गवर्नमेंट पॉलिसीज, ये तो नहीं जाएगा। ये आप देख लीजिए सेक्शन, ये प्रॉम्प्ट एंड जो कॉर्टियस सर्विस टू द गवर्नमेंट बेसिकली पब्लिक, ये जो दिया है बेसिकली सेक्शन 3 में है, ठीक है। एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द गवर्नमेंट पॉलिसीज, ये तो मिसकंडक्ट में नहीं जाएगा। स्ट्राइकिंग वर्क, ये एक्चुअली जाएगा मिसकंडक्ट में। स्ट्राइकिंग वर्क और इंसाइटिंग अदर्स टू स्ट्राइक, ये मिसकंडक्ट में जाएगा। मेंटेनेंस ऑफ पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी, ये तो मिसकंडक्ट में नहीं जाएगा। तो यहाँ पर आंसर सी, बीट सी हो गया। स्ट्राइकिंग वर्क और इंसाइटिंग अदर्स टू स्ट्राइक, ये मिसकंडक्ट में जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 को चलेंगे। स्टेट द ईयर इन विच सीसीएस कंडक्ट रूल्स केम इनटू फोर्स। ये तो बहुत ईजी है, 1964 आप याद कीजिए, केम इनटू इफेक्ट है 30/11 1964। सीसीएस जो सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स, ओके, कंडक्ट रूल्स केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 30 नवंबर 1964। ये भी 30 नवंबर, मंथ और डेट को भी याद रखिए। ईयर तो 1964 है, समझ में आ गया, आंसर इज बिट बी। चलो क्वेश्चन नंबर 44 को चलेंगे। ये अगेन स्ट्राइक के ऊपर आ गया, क्योंकि जो सेक्शन रूल 7II है ये स्ट्राइक के ऊपर है। 7I का बात आएगा तो डेमोन्स्ट्रेशन के ऊपर आएगा। 7I में डेमोन्स्ट्रेशन क्या है? विद इन
ऑफिशियल प्रीमाइसेस कि आउटसाइड ऑफ द ऑफिस द गवर्नमेंट सर्वेंट्स शुड नॉट मेक एनी टाइप ऑफ ओके डेमोन्स्ट्रेशन, ये प्रोहिबिशन है। यहाँ पर स्ट्राइक के ऊपर आ गया। इसको मैं पहला जो पार्ट 1 था उसमें डिस्कस कर चुका हूँ। डैश कॉन्स्टिट्यूट से स्ट्राइक, मास ऑब्स्टिनेशन फ्रॉम वर्क विदाउट परमिशन, ये स्ट्राइक है। रिफ्यूजल टू वर्क ओवर टाइम, कभी कभी ओवर टाइम वर्क करना पड़ेगा क्योंकि ऑफिस को चाहिए, क्योंकि एक डेडलाइन है काम को ख़त्म करने के लिए, तो इसलिए ओवर टाइम काम करना पड़ेगा। विद इन सर्टन डेडलाइन, विद इन स्टिपुलेटेड टाइम द वर्क शुड बी कंप्लीटेड। फॉर दिस रीजन द गवर्नमेंट सर्वेंट शुड इन्वॉल्व इन ओवर टाइम वर्क। मगर आप रिफ्यूज़ कर देते हो तो वो भी स्ट्राइक में चला गया। गो स्लो और पेन डाउन, आपका वर्क जो बहुत स्लो है क्योंकि आज सुन आज पॉसिबल आपको काम कंप्लीट करना है। कोई डायलेटोरी टैक्टिस, कोई डिलेड प्रैक्टिस आपको फॉलो नहीं करना है। और पेन डाउन, आप काम नहीं किया, ये सब स्ट्राइक में जाता है। तो आंसर इज बिट डी होगा। यहाँ पर आंसर बिट डी होगा, ऑल ऑफ द अबव, ये सब स्ट्राइक में जाएगा। तो ये कहाँ पर सेक्शन याद रखना है, रूल जो है सीसीएस कॉन्ट्रैक्ट रूल्स का 7II। आई जो है फर्स्ट जो सब सेक्शन है, आई जो है वो डेमोन्स्ट्रेशन के ऊपर है। चलो क्वेश्चन नंबर 45 को चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट परमिट ए गवर्नमेंट सर्वेंट टू कलेक्ट कंट्रीब्यूशंस फॉर, कभी क्या है हम कंट्रीब्यूट करते हैं, डज नॉट परमिट ए गवर्नमेंट सर्वेंट टू कलेक्ट कंट्रीब्यूशन। तो इसमें फ्लैग डे में हम कलेक्ट कर सकते हैं, नेशनल डिफेंस फंड कलेक्ट कर सकते हैं, कम्युनल हार्मोनी के लिए हम कंट्रीब्यूशन कलेक्ट कर सकते हैं, मगर जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड के लिए हम खुद कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, मगर हम कलेक्शन नहीं कर सकते। बेसिकली फ्लैग डे में हम अदर से कलेक्शन कर सकते हैं, नेशनल डिफेंस फंड से कलेक्शन कर सकते हैं, नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मोनी हम कलेक्शन कर सकते हैं, मगर इसमें हम जो गैदरिंग में कलेक्शन नहीं कर सकते। जवाहरलाल नेहरू हम खुद कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, मगर हम कलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो आंसर इज बिट डी। ठीक है, यदि खुद कंट्रीब्यूट कर रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर आप कलेक्शन कर रहे हो तो वो प्रोहिबिशन में आ गया। ओके, वो कॉन्ट्रैक्ट रूल का खिलाफ में चला गया। तो आंसर इज बिट डी। चलो 46 को चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द एक्सप्रेशन गिफ्ट, यहाँ पर गिफ्ट क्या मैटर, अगेन सेक्शन 13 आप देख लीजिए, बेसिकली सब सेक्शन बिट आई में देख लीजिए, गिफ्ट को एक्सप्लेन किया गया है। कैजुअल मील ऑफर्ड टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट, सोशल हॉस्पिटलिटी, फ्री ट्रांसपोर्ट, ये सब गिफ्ट में नहीं जाएगा। कैजुअल मील, सोशल हॉस्पिटलिटी, ये सब गिफ्ट में नहीं जाएगा। नियर रिलेटिव्स वाले ये सब गिफ्ट कहाँ पर जाएगा, फ्री ट्रांसपोर्ट, बोर्डिंग एंड लॉजिंग ऑफर्ड बाय पर्सन हु हैज ऑफिशियल डीलिंग विद द गवर्नमेंट सर्वेंट। आप कोई फ्री ट्रांसपोर्ट, बोर्डिंग, लॉजिंग ये सब फैसिलिटी लेते हो जिस पर्सन से, उसके साथ आपका ऑफिशियल डीलिंग है, वो गिफ्ट में चला गया। तो यहाँ पर आंसर आपको मिल गया, आंसर इज बिट सी। अदर केस में नहीं है, कैजुअल मील, सोशल हॉस्पिटलिटी की एनी टाइप ऑफ हेल्प फ्रॉम योर नियर रिलेटिव्स, वो गिफ्ट में नहीं जाएगा। यदि कोई पर्सन से आप फ्री ट्रांसपोर्ट, बोर्डिंग, लॉजिंग ये सब फैसिलिटी लेते हो जिसके साथ आप ऑफिशियल डीलिंग है, वहाँ पर वो गिफ्ट में चला गया। राइट, तो आंसर बिट सी है। क्वेश्चन नंबर 47 को चलेंगे। व्हाट आर द फॉलोइंग एक्ट्स विच द विटनेस शैल नोट एज ब्रीच ऑफ प्रिविलेज एंड कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रीच ऑफ प्रिविलेज एंड कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट देखेंगे। डिस्ट्रॉइंग और डैमेजिंग मटेरियल डॉक्यूमेंट, आप मटेरियल डॉक्यूमेंट को डिस्ट्रॉय और डैमेज कर रहे हो, ये तो चला गया, ये तो एक कंटेम्प्ट है। यूजिंग ससी लैंग्वेज रिलेटिंग टू द इंक्वायरी, ये भी कंटेम्प्ट है। रिफ्यूजल टू आंसर क्वेश्चंस, ये भी कंटेम्प्ट है। तो ये ऑल ऑफ द अबव आंसर होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, आप कोई मटेरियल डॉक्यूमेंट को डैमेज कर दिया, आप ऐसा कुछ लैंग्वेज किया जो इंक्वायरी में नहीं करना चाहिए, और आप आंसर देने के लिए रिफ्यूज़ किया, तो ये सब तो इट मीन्स ब्रीच ऑफ प्रिविलेज एंड कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट में चला गया। तो आंसर इज बिट डी, ऑल ऑफ द अबव। 48 को चलेंगे। टू whom is CCS conduct rules not applicable, एम्प्लॉइज ऑफ नॉन स्टैट्यूटरी डिपार्टमेंटल कैंटीन्स, उनके लिए कंडक्ट रूल अप्लाई है। एवरी पर्सन अपॉइंटेड सिविल सर्विस और पोस्ट इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द यूनियन, ये कंडक्ट रूल एप्लीकेबल है। एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एजेंट्स इन द पोस्ट, इनके लिए कंडक्ट रूल एप्लीकेबल नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन आया है। एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एजेंट्स इन द पोस्टल डिपार्टमेंट, यही आंसर होगा, आंसर बिट सी होगा। ओके, तो उनके लिए कंडक्ट रूल एप्लीकेबल नहीं है। और एक है, यहाँ पर देख लीजिए, मेंबर्स ऑफ कमिटीज और कमीशंस, उनके लिए भी कंडक्ट रूल एप्लीकेबल है। तो यही जो है, जो बिट सी है, एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एजेंट्स इन द पोस्टल डिपार्टमेंट, है ना, यही आंसर होगा। इनके लिए कंडक्ट रूल एप्लीकेबल नहीं है, अदर्स के लिए कंडक्ट रूल एप्लीकेबल है। राइट, क्वेश्चन नंबर 49।
व्हाट इज द टाइम लिमिट स्टिपुलेटेड फॉर सेंडिंग ए फाइनल रिप्लाई टू ए कम्युनिकेशन और लेटर रिसीव्ड फ्रॉम द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एज पर प्रोविजन ऑफ मैनुअल ऑफिस प्रोसीजर। मैं बताया था, आप कोई गवर्नमेंट ऑफिसर को सपोज कुछ इंटीमेशन और लेटर मिलता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, तो इस केस में उनको 15 दिन के अंदर एक्नॉलेजमेंट सेंड करना पड़ेगा। 15 दिन के अंदर एक्नॉलेजमेंट सेंड करना पड़ेगा, मगर 30 डेज के अंदर उनको रिप्लाई देना पड़ेगा। तो यहाँ पर रिप्लाई का बात है, ये तो एक्नॉलेजमेंट के ऊपर मैं फर्स्ट पार्ट में बता चुका हूँ। तो 15 दिन के अंदर एक्नॉलेजमेंट सेंड करना पड़ेगा और 30 डेज के अंदर रिप्लाई देना पड़ेगा। तो यहाँ पर आंसर हो गया विद इन 30 डेज। आंसर जो होगा विद इन 30 डेज होगा, आंसर इस बिट डी होगा, क्योंकि वो उनको गवर्नमेंट ऑफिसर को 30 डेज के अंदर रिप्लाई देना है ऑनरेबल एमपी और मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली को, यदि वो कुछ इन्फॉर्मेशन मांगा है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 50। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वायोलेशन ऑफ रूल 12 ऑफ कंडक्ट रूल्स। रूल 12 जो है सब्सक्रिप्शन के ऊपर है, चांदा जो है ना रूल 12 जो सब्सक्रिप्शन के ऊपर है कंडक्ट रूल का। यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जो दिया है एक्टिविटीज़ जो रूल 12 को वायोलेट नहीं कर रहा है, रूल 12 को वायोलेट नहीं कर रहा है। कलेक्शन ऑफ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम पब्लिक विदाउट परमिशन फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर वेलफेयर एक्टिविटीज ऑफ एन एम्प्लॉइज यूनियन। यहाँ पर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वायोलेशन। अच्छा, ये तो वायोलेट कर रहा है, ये वायोलेट कर रहा है, क्योंकि आप कोई यूनियन के लिए आप पब्लिक से चांदा नहीं ले सकते। एसोसिएशन विथ नेशनल लीडर्स मेमोरियल फंड इन ए कैंपेन फॉर रेजिंग फंड्स, ये भी खिलाफ है। ओके, आप कोई कैंपेन करके आप फंड कलेक्ट नहीं कर सकते। ओके, ये भी रूल 12 जो सब्सक्रिप्शन का है इसमें खिलाफ है कंडक्ट रूल का, आप नहीं कर सकते। अच्छा, नेक्स्ट जो है बिट सी है, रेजिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन फ्रॉम मेंबर्स ऑफ एन एम्प्लॉइज एसोसिएशन फॉर डिफेंडिंग ए केस अगेंस्ट गवर्नमेंट इन ए सर्विस मैटर। ये भी गलत है। आप क्या कर रहे हो, फंड रेज कर रहे हो कि आप गवर्नमेंट के खिलाफ में जाओगे, तो ये भी नहीं है, ये रूल 12 जो सब्सक्रिप्शन है उसको वायोलेट कर रहा है। तो इसमें आंसर क्या होगा, डी होगा, नॉन ऑफ द अबोव। ये सब एक्चुअली ये सब वायोलेट कर रहा है। ये जो ABC है ना, ये सब एक्चुअली जो रूल 12 है सब्सक्रिप्शन का रूल है, ये सब वायोलेट कर रहा है। हम पब्लिक से फंड रेज करेंगे, कोई मेमोरियल फंड के लिए हम पब्लिक से फंड रेज करेंगे, हम अभी चांदा ले रहे हैं जो हमारा मेंबर से, जो हमारा यूनियन का मेंबर से गवर्नमेंट के अगेंस्ट में लड़ेंगे, ये सब तो वायोलेट कर रहा है। तो यहाँ पर आंसर होगा बिट डी। तो ये हो गया। और मैं बोल चुका हूँ कि कंडक्ट रूल के ऊपर अभी मेरा जो लेटेस्ट चल रहा है ये एक क्विज़ और ये जो MCQs, तो और एक पार्ट में अराउंड मैं 20 क्वेश्चंस ला सकता हूँ। मैं बोल चुका हूँ कि कंडक्ट रूल के ऊपर मैं 70 क्वेश्चंस लाऊंगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो विथ पेशेंस आप देख लीजिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो थैंक यू एंड नमस्कार टू ऑल ऑफ यू अगेन।